नमस्कार, पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सीनियर एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है बलराज जी नमस्कार। आपका। जी, जी। और 3 महत्वपूर्ण फैसले कल कोर्ट में विचाराधीन थे और उस पर आज जो है बहुत सारी सियासत गरमाने वाली है। एक तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला है और दूसरा मामला सीईसी के अपॉइंटमेंट को लेकर है, चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेकर है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने निर्देश दिया है कि मामले को 1 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। तो 11 अप्रैल की डेट उसमें शायद रखी गई है। गौरतलब है कि इस मामले में सुनवाई से पहले सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथ की 3 जजों की पीठ ने की थी। पीठ के पास पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 की संवैधानिकता को चुनौती देने की याचिकाओं का एक सेट अधिनियम के सख्त कार्यवाही को मांग करने की मांग करता है। हालांकि इसमें अभी तक सरकार द्वारा कोई रिप्लाई नहीं किया जा। अक्टूबर 2023 से सरकार को रिप्लाई फाइल करने को कहा है और सरकार ने अभी तक इस पे कोई रिप्लाई फाइल नहीं किया है। इसमें मथुरा शाही ईदगाह कोर्ट, ज्ञानवापी मस्जिद और कई 6 मस्जिदों जिसपे लोअर कोर्ट्स द्वारा आदेश दिए गए थे कि वहां पे सर्वे होना चाहिए और 12 दिसंबर को इसी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इन आदेशों पर रोक लगा दी थी और सेशन कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को संयम बरतने को कहा था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसमें इतना एग्जॉर्बिडेंट डिले और सरकार के द्वारा रिप्लाई न फाइल किए जाने को कैसे देखा जाना चाहिए, बलराज जी? देखिए, वकीलों की तो राय ये है कि कहीं न कहीं सरकार का प्रेशर है। जी। हालाँकि हम तो ये तो नहीं कह रहे कि कोर्ट उस प्रेशर को मान रही कि नहीं मान रही और सरकार की तरफ से लेट लतीफ़ी है कि जवाब नहीं देना और ये केस एक केस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के उसमें गिनती एक केस करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट को इसकी गिनती ऐसे केसों की गिनती करनी चाहिए। 140 करोड़ केस है ये। 140 करोड़ लोगों को प्रभावित करने वाला है, उनकी ज़िंदगियों को, उनको भयभीत करने वाला भी है, हो सकता है। तो देश का सारा टारगेट एक ही है बस। संविधान का एक मकसद है, अंतिम, वो है फ्रेटर्निटी, भाईचारा, बंधुत्व, एक परिवार की तरह से। जैसे एक परिवार है 5-10 आदमियों का, ऐसे ही बड़ा परिवार है 140 करोड़ का और जिसको हमारे सनातन परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, वो है 800 करोड़ का, धरती के सारे लोग। और बात क्या कर रहे हैं हम? झगड़ा कहाँ कर रहे हैं और अपने आप को सनातनी बता रहे हैं। सनातन की अगर वो ठेकेदारी लेते हैं, सनातन अस्तित्व के नियमों को पहचान के, उसकी व्यवस्था को पहचान के हार्मोनी के साथ जीने का नाम सनातन परंपरा है। सनातन परंपरा का मतलब कोई कथा कहानी ग्रंथ नहीं है, ना वेद सनातन परंपरा है, ना कोई गीता रामायण सनातन परंपरा है। इसी तरह से रिलीजन और आस्था बहुत छोटी चीज है। धर्म का कोई अभी इंग्लिश में शब्द भी नहीं बना है। धर्म एक अस्तित्व की व्यवस्था है। अस्तित्व में कोई सिक्रेसी नहीं है। अस्तित्व का कोई ठेकेदार नहीं हो सकता। अस्तित्व में कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं है। जो भी बदमाशी है वो मानव जाति ही करती है। नासमझी से करो, लालच की वजह से करो, भय की वजह से करो। और ये जो लेट लतीफी हो रही है, 140 करोड़ है ये केस। अगर कोर्ट को पता था, ये 3 जजेज ने सुना था, तो आज 3 जज आने में क्या दिक्कत थी? रोज होता है तो सुप्रीम कोर्ट में किसी भी बीच में कोई जज उठता है, कोर्ट रुक जाती है। भाई हम पूछते क्यों? आज ये जज फला बेंच के साथ बैठ के सुनवाई करेगा, वहां जाएगा जज। तो ये तो रोज का काम है, आज भी हो सकता था। 3 जज 5 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए इकट्ठे बैठ ही सकते थे। बहुत बार कोर्टें 4 बजे से पहले उठ जाती हैं, तो समय होता है। और इसमें 4 बजने की भी क्या दिक्कत है? 4 बजे के बाद भी कोर्ट बैठ सकती है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं पहले तो मार्च की बात आ रही थी न्यूज में, अब आप कह रहे अप्रैल की डेट लग गई है। तो दिस इज नॉट गुड फॉर पीपल ऑफ दिस कंट्री। और ये देश जीवित लोगों का देश है, ये बिल्डिंगों का देश नहीं है, ये मंदिर मस्जिदों का देश नहीं है। ये जीते जागते जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर जो लोगों के दिलो दिमाग में बसता है, उनकी कदर होनी चाहिए। ये उनके लिए है। इसलिए रिलीजन के भरोसे और आस्था के भरोसे मानव जाति को, देश के नागरिकों को नहीं छोड़ा जा सकता। और रिलीजन और आस्था के चक्कर में देश के लोगों की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती, जो कि कुंभ में डाली इन लोगों ने।
कुंभ में एक तरह से जिन भाई बहनों की, माँ की, बेटी की, दादी की, किसी के फादर की जो डेथ हुई है, वो मेरे देश के वो नागरिक हैं, उनकी एक की कीमत इस देश के प्राइम मिनिस्टर की जान की कीमत के बराबर है, कम नहीं है। उस एक की जान की कीमत इस देश के चीफ जस्टिस की जान की कीमत के बराबर है। उन एक की कीमत इसके राष्ट्रपति के बेटा-बेटी, चीफ जस्टिस के बेटा-बेटी या किसी मुख्यमंत्री के बेटा-बेटी से कम नहीं है, बराबर है। उन लोगों को 10-10 लाख रुपए देके खानापूर्ति नहीं की जा सकती। ये आस्था के नाम पे, रिलीजन के नाम पे जो गुंडागर्दी है, फ्यूचर में देश को कानून बनाने की सख्त जरूरत है और जरूरत है सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन की, कि बिना सुप्रीम कोर्ट का डंडा घुमाए ये लोग करने वाले कुछ नहीं। पार्लियामेंट में जो काम होना चाहिए वो पार्लियामेंट काम ही नहीं करती। पार्लियामेंट में कानून बनने की जरूरत है कि देश में आस्था के नाम पे, रिलीजन के नाम पे इतनी ज्यादा भीड़ कभी इकट्ठी ना हो। ये जब ये कुंभ वुंभ शुरू हुए थे, जब देश में इतने लोग नहीं थे, ना इतने लोग जाते थे, ना यातायात के साधन थे, आप लोगों ने इसको राजनीति का बेनिफिट और अड्डा बना दिया और सारे लोग वहां, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, सारे देश के पूंजीपति, सारे सो कॉल्ड संत महात्मा, सो कॉल्ड धार्मिक ठेकेदार, सब वहां पहुंच गए। उनको देख देख के ये जनता भी बेचारी चली गई। और जनता तो टूरिज्म के उसमें भी चली जाती है। तो अगर इन्होंने ना तो नदियों का पानी छोड़ा कि कोई नहा ले, ना गंगा यमुना सारी सड़ा दी। सारे रिलीजन के ठेकेदार कब्जा किए बैठे हैं, बहुत सारे अवैध कब्जे हैं। सारा मल मूत्र गंगा में, चाहे हरिद्वार हो, चाहे ऋषिकेश हो, चाहे और कहीं हो, इवन जहां से शुरू होती है वहीं से गंदगी शुरू हो जाती है। और वो सब रिलीजन के ठेकेदार वहीं बैठे हुए हैं, उन्हें वही उसमें हिस्सेदारी भागीदारी कर रहे हैं। यहाँ गंगा का पानी देख, यमुना का पानी देख लो क्या हाल है। अब तो यहाँ डबल इंजन की सरकार, अभी देखते हैं क्या होता है। कोई कहता हरियाणा ने पानी खराब कर दिया, कोई दिल्ली ने खराब कर दिया, सब ने कर दिया जो अपने आप को डेवलप्ड और शिक्षित लोग मानते हैं। इतने बड़े बड़े शहर बसाना अपने आप में अस्तित्व का विरोध है, नेचर के खिलाफ है। जहाँ ताजी हवा नहीं, ताजा खाना नहीं, व्यवस्था नहीं, और इतना बड़ा बड़ा ये सब धंधे के लिए, व्यापार के लिए है, देश की जनता के लिए नहीं हो रहा है। ये काम सब उलट पुलट हो रहा है और ये केस को इस तरह लटकाना ये देश हित में नहीं। और बड़ी उंगली अब सुप्रीम कोर्ट के तरफ भी लोगों की उठी हुई देश की, और उठनी भी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को, मास्टर ऑफ रोस्टर एक आदमी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे इस देश का किसी का मुख्यमंत्री हो, चाहे डीसी एसपी हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, डेमोक्रेसी एक आदमी को कभी कोई जिम्मेदारी नहीं देती। डेमोक्रेसी में पावर नहीं होती, पावर होती शासन में, राजशाही में, तानाशाही में, व्यक्तिवाद में। डेमोक्रेसी में पावर शब्द भी संविधान से हटाने की जरूरत है, पावर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, केवल और केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेमोक्रेसी में। और डेमोक्रेसी में एक आदमी को कभी भी सांड नहीं बनाया जाता। वो एक आदमी बेईमान हो सकता, भ्रष्ट हो सकता, दबाव में आ सकता, लालच में आ सकता है, और ज्यादातर ऐसा होते हुए दिखाई देता है। तो सुप्रीम कोर्ट में केस कैसे लगे, देश के हर नागरिक को पता होना चाहिए, ये लोगों का अधिकार है। और सारे सुप्रीम कोर्ट के जज बैठ के, तब तक कोई व्यवस्था ना बने, सारे मिल बैठ कर तय करें कि केस कैसे लगेगा। अकेले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जिम्मेदारी देना इस देश के लिए खतरनाक है। और बहुत बार ऐसे ऐसे चीफ जस्टिस है जिन्होंने मजाक बनाया, मास्टर ऑफ रोस्टर का भ्रष्टाचार किया, खुल के भ्रष्टाचार किया। पीछे के कई ऐसे लोग शामिल है जिनके खिलाफ ये देश बोलता रहा, और आज भी ये मास्टर ऑफ रोस्टर के पद पे चिपके हुए हैं। मैं तो इस प्रेजेंट चीफ जस्टिस को मैं चाहता हूं कि वो, उनको सद्बुद्धि आए और वो इसको त्याग दें और शुरुआत करें ट्रांसपेरेंसी के, और मास्टर ऑफ रोस्टर जैसे भ्रष्टाचार के अड्डे को समाप्त करें। और कोलिजियम भी जब तक और व्यवस्था नहीं बनती, जज लगाने का काम, जज लगाने की ठेकेदारी ना सरकार की है, प्राइम मिनिस्टर की, ना चीफ जस्टिस की है, ना जजों की है। ये ठेकेदारी है तो देश की जनता की है, और देश की जनता के प्रतिनिधि पार्लियामेंट में बैठे हैं। पार्लियामेंट तय करे कमेटी, उसमें जज और मंत्रियों को कोई शामिल ना करने की जरूरत नहीं है। करें ना करें, और वो लोग तय करें, ट्रांसपेरेंट तरीके से लोग अप्लाई कर पाए, और जज लगे ट्रांसपेरेंट तरीके से, उनका इंटरव्यू हो पार्लियामेंट के सामने, ताकि हिडन एजेंडे नंगे हो जाएं देश के, भाई भतीजावाद, सिफारिश, पैसा, भ्रष्टाचार। तो ये करने के लिए इतना सारा काम है, सारे इस तरह से व्यवहार कर रहा है ये देश कि जैसे कोई नौकरी कर रहा है, कोई राजा को खुश कर रहा। तो डेमोक्रेसी तो जी काम ही नहीं कर रही। जी। तो ये गलत इसमें है, दो ये चीजें और गलत है। हैं। जी, हम्म। इसमें दो चीजें और हैं। के विश्वनाथ आज बेला त्रिवेदी के साथ दूसरी बेंच में बैठे थे, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब तीसरे जज वहां अवेलेबल थे सुप्रीम कोर्ट में, तो 3 जज यस। बेंच वहां बिठाई जा सकती थी इस केस की सुनवाई के लिए। ऐसा नहीं था कि के विश्वनाथ छुट्टी पर थे। नहीं, उन्होंने ये उन्होंने टर्कोलॉजी जजमेंट है, दिए। ये टर्कोलॉजी है, ये हम्म। टर्कोलॉजी देश सह नहीं करेगा।
ये जो लॉजिक और रीजनिंग है, ये दे आर नॉट गुड। वो लोगों को हजम नहीं हो रहे, ये देश को हजम नहीं हो रहे। जी। चीफ जस्टिस दूसरी का बात नाम इसमें सुनते ही अहम ये भी आ जाती है कि जो महाकुंभ में हुआ उससे ज्यादा जो भगदड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई और पूरा मिसमैनेजमेंट। एक आपने 2600 जनरल टिकटें इशू कर दी, जबकि एक बोगी में 72 सीटें होती हैं, और 3 बोगियों के लिए आपने 2600 लाभार्थी वहां पर खड़े कर दिए, और उसके बाद आपने प्लेटफॉर्म की गलत अनाउंसमेंट करके वहां पे भगदड़ मचाई और कई लोग मर गए। एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर आपने मिलिट्री आरएएफ लगा दी कि कोई अंदर जाके ये ना पता कर सके कि कितने लोग आहत हैं। तो इस तरीके की जब खबरें छुपाई जाती हैं तो ये तय हो जाता है ये सरकार निरकुश ही नहीं, बिल्कुल जो है वो अत्याचार कर रही है लोगों पर और लाभार्थी वर्ग देखो, के नाम पर। जी। जी। ये देश को भिखारी बना रहे हैं। भिखारी क्या होता हम्म। है? सिर्फ रोटी खाने के लिए पैसा मांगना भिखारी नहीं है। मोक्ष मांगना, करे हुए पापों का सारा धुलाई करना, वो मांगना बेतुकी है। ये मैजिकल मेडिसिन एक्ट है हमारे यहाँ, कि किसी चीज हम्म। को आप वैसे ठीक करने की गारंटी नहीं दे सकते, तो दैट इज इलीगल, वो क्राइम है। ये सारे क्राइम में हिस्सेदार हैं जो लोग इस तरह की बात फैलाते हैं कि यहाँ पे जो हम्म। बूंद गिरी है उसमें नहाने से सारे पाप कट जाते हैं। अगर सारे पाप कटने तो सुप्रीम कोर्ट को और जेल बनाने की देश को क्या जरूरत है? जो भी अपराधी आए, सुप्रीम कोर्ट उसको कहे जाओ इनको गंगा में स्नान करा दो, इनके भी पाप कट जाएंगे जो इन्होंने पाप किए हैं, और इनको अपने घर में जाने दो। क्या मजाक बना रखा? इलॉजिकल बातों को, सारे के सारे रिलीजियस ग्रंथ कोई भी हो, कहीं भी हो, इसमें कोई सो कॉल्ड हिंदुओं की बात नहीं कर रहा मैं, सबकी, ऑल रिलीजन्स, सब किताबों का साइंटिफिक और रियलिटी वास्तविकता के आधार पे ऑडिट हो, इनमें बातें सही हैं कि गलत हैं। आस्था के नाम पे बेवकूफ नहीं बना सकते आप लोगों को। आस्था का नाम है सच्चाई की ओर बढ़ना, सच्चाई पे विश्वास करना। आस्था का नाम है तर्क वितर्क के आधार पे चीजों को मानना। आस्था का नाम है लोगों को सच्चाई की ओर बढ़ाना, मानवता की ओर बढ़ाना। आस्था का नाम लोगों को मानसिक गुलाम बनाना नहीं है। आस्था का नाम तर्क से भागना नहीं है। आस्था का नाम लोगों को बोलने के अधिकार को बंद करने का नहीं है। अगर हमें आस्था मानने का अधिकार है तो हमें आस्था की धुलाई करने का भी अधिकार है, अगर वो हमारे समाज को, मेरे परिवार को, मेरे देशवासियों को मानसिक गुलाम बना रहा है। जो तर्क वितर्क का जो हमारा संविधान कहता है सबको साइंटिफिक टेम्पर का बनाना। साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है? पर्सन पूछना और सच्चाई तक पहुंचना। तो ऐसे रास्ते में अगर कोई रोड़ा अटकाता है, ऐसी आस्था और ऐसे रिलीजन का भारत के संविधान के तहत कोई काम नहीं है, और लोगों पे वो थोपा नहीं जा सकता। लोगों को क्रिटिसिज्म का जैसे सरकार का अधिकार है, ऐसे लोगों को आस्था और रिलीजन पे पर्सन चिन्ह उठाने का अधिकार है। इन आस्थाओं को और रिलीजन के नाम पे गुलामी, भय और देश के ऊपर मानसिक शासन करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। जी। डेमोक्रेसी के अंदर किसी भी रिलीजन को, किसी भी आस्था को देश के सिर पे नहीं बैठाया जा सकता, और अगर कोई बिठाने का काम करता है, दे आर हैविंग हैंड्स इन ग्लोव्स, वो ऐसे लोगों के साथ षड्यंत्र में शामिल हैं और देश को गुलाम रखना चाहते हैं और सत्ता में बने रहना चाहते हैं। और डेमोक्रेसी में सत्ता होती नहीं, परमानेंट मैं ही सरकार बनाता रहूं, मेरी सरकार बने, ये किसी के बाप की सरकार नहीं, ये मानवीय व्यवस्था है। संविधान का मतलब है मानवीय व्यवस्था का ग्रंथ, और मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए ये जनप्रतिनिधि हैं। और इन सारे जनप्रतिनिधियों का दिमाग इसलिए खराब है क्योंकि शासन के वक्त के घर और महलों में ये लोग रह रहे हैं, लुटियन जोन में। इन सब से ये बंगले खाली करा के फ्लैट में इन लोगों को शिफ्ट करना बहुत जरूरी है, इनको मानसिकता इनकी ठीक करने के लिए। और बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस मौत में, कुंभ में भी और दिल्ली में, इस मौतों के पीछे, इस हत्या के जो जिम्मेदार लोग हैं वो सारे लोग हैं सो कॉल्ड संत महात्मा, सो कॉल्ड कथा कहानी ग्रंथ, और सो कॉल्ड गवर्नमेंट में बैठे हुए आका, जो डुबकियां लगा लगा के कपड़े पहन के, सनातन परंपरा की तो वैसे ऐसी तैसी कर दी, कपड़े पहन के आदमी कौन नहाता? जनानी तो, लेडीज तो नहाती हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ट्रैक सूट पहन के नहा रहा है। ये कपड़ों में नहाने वाले लोग और नहा के शावर लेने वाले लोग, जिस गंगा को पवित्र करने की हिम्मत नहीं, जिम्मेदारी नहीं, करोड़ों करोड़ों रुपए बर्बाद हो गया, ठेकेदारी में लोग खा गए पैसे। गंगा का क्या हाल है, यमुना का क्या हाल है, और ठेकेदारी ले रखी इन्होंने। एक बूंद अमृत जो पड़ा होगा उसकी तो ऐसी तैसी पहले होली होगी, जो ये कथा कहानी है। अगर इतना जी। अमृत होता तो गंगा में जो गंदगी, जो जितनी गंदगी डाल रहे हैं लोग, वो तो वैसे ही साफ रहनी चाहिए थी।
क्या बेतुकी बातें हैं। इसलिए ऐसे लोगों पे मुकदमे दर्ज हो और देश में कानून हो, और अब तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय यूएन लेवल पे कानून बनाने की जरूरत है, ट्रीटी कन्वेंशन करने की जरूरत है, ताकि इन रिलीजन और आस्था के ढोंग से पूरी मानव जाति को बचाया जा सके। मानव जाति ढोंग और रिलीजन को ढोते ढोते थक चुकी है। अब मानव जाति इनके अननेसेसरी बोझ से मुक्ति चाहती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं दूसरे विषय पर आता हूं। दूसरे विषय मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को लेकर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद, जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर को साथ रहकर सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव करना था। फिर वो 2023 को जो अधिनियम है उसकी संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का उल्लेख कर, जिसने भारत में मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने के लिए चयन पद से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले को फिर 19 फरवरी के लिए मुलतवी कर दिया। ज्ञात हो कि 18 फरवरी को सीईसी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग 2 घंटे पहले की जाती है। अर्जुन राम मेघवाल जो लॉ मिनिस्टर हैं और 2 जॉइंट सेक्रेटरीज, सेक्रेटरी लेवल के, गवर्नमेंट सेक्रेटरी लेवल के लोग उस कमेटी में शामिल हैं, जो 5 नामों का चयन करके अपनी पैनल को देंगे। पैनल में प्रधानमंत्री हैं, पैनल में गृह मंत्री हैं और पैनल में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी हैं। तो अगर राहुल गांधी ने लिस्ट मांगी 5 लोगों की सिलेक्शन कमेटी की, तो उनको लिस्ट तक प्रोवाइड नहीं की गई और सीधे सीधे अब मीटिंग जो है अमित शाह के घर पे होगी। आप जान ही सकते हैं कि कौन नियुक्ति करेगा सीईसी की। और इलेक्शन प्रोसेस को लेकर, ईवीएम को लेकर, वीवीपैट की गिनती को लेकर और इलेक्शन के सारे जो डेटा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार इलेक्शन कमीशन को संज्ञान में ले चुकी है। आप बताइए, इसमें अब प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश वाली चयन समिति को क्यों नहीं काम करने दिया गया और संसद द्वारा कानून बनाकर सीईसी और ईसी का चयन जो है वो अपने हाथों में क्यों ले लिया गया? क्या इससे साफ साफ नहीं होता कि सारे इलेक्शन प्रोसेस को रिग किया जा रहा है, वीवीपैट की गिनती नहीं की जा रही है और ईवीएम द्वारा सरकारें बनाकर लोगों पर शासन किया जा रहा है? बलराज सिंह जी। अब देखिए ना, अरे भाई आपको पता है कि 18 को रिटायर हो रहा है कोई आदमी। पिछली बार भी कितना जल्दबाजी में इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं क्या 19 को तारीख क्यों लगाई इन्होंने? अगर देश के प्रति प्यार हो, संविधान के प्रति प्यार हो, तो इनको इमीडिएट ये केस सुनना चाहिए, दिन रात करके सुनना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? जो जस्टिस नागरत्ना कह रही है वो सही कह रही है कि जुडिशरी प्रेशर में काम कर रही है, उसको नहीं करना चाहिए। ये क्या मजाक है? संस्था का बेड़ा गर्क हो गया इस तरह से तो। अरे और दूसरा, ये ऐसे काम, इतने इंपॉर्टेंट पद पे इतनी जल्दबाजी, कमेटी फटाफट बना लो। ये चोरी करनी है क्या आप लोगों को? और उसमें अपोजिशन के लीडर थे वो, जिसका जो बहुमत में भी नहीं, 2 आदमी एक पक्ष में जाके एक आदमी को इग्नोर मार के उसको सिलेक्शन कर देंगे। होना ये चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए था, बल्कि कम से कम। पहली बात तो इस तरह के कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, चीफ जस्टिस का किसी का काम नहीं होना चाहिए। ना जजों के अपॉइंटमेंट है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे लोगों को, इनको अधिकार ही नहीं होना चाहिए। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो असली है देश की पार्लियामेंट, देश की जनता के जो प्रतिनिधि है, ये पूरी पार्लियामेंट को करना चाहिए। और मैं तो एक और कह रहा हूं कि पार्लियामेंट में ये काम 2/3 बहुमत से कम होना चाहिए, कम से कम। मैं तो कहूं 2/3 भी नहीं, जज बनाने हैं 3/4 बहुमत चाहिए, ताकि एक भी करप्ट भ्रष्ट आदमी का नंबर ना आए। और इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, कंट्रोलर जनरल हो चाहे इलेक्शन कमिश्नर्स हो, इनकी नियुक्ति भी 3/4 पार्लियामेंट की वजह से हो, ताकि ईमानदार लोग अपने आप सामने आए, जिसपे मजबूरी में यस करना पड़े पूरी पार्लियामेंट को। ये गदर फंड मचा रहे हैं देश को। ये डेमोक्रेटिक तरीका ही नहीं है। ना सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसी को समझ पाई है, न ये लोग समझ पाए हैं। मानसिकता, शासन मानसिकता अभी भी काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को इतनी अकल नहीं है क्या? होनी नहीं चाहिए क्या? कितने सालों का तजुर्बा है, उनको पता नहीं का क्या हो रहा है, कब आदमी रिटायर होगा और कैसे चोरी चकारी से पहले सिलेक्शन हो गया था, अब भी हो जाएगा। क्या करोगे? एक और रिट पिटीशन, एक आदमी, थोड़ा थोड़ा टेन्योर है। अब इसमें वर्शिप एक्ट में जस्टिस खन्ना रिटायर हो जाएगा जब तक केस आएगा। फिर गवई जी आएंगे, उनके भी 5-4 महीने हैं। फिर ये आएंगे, क्या नाम, सूर्यकांत जी आएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट केस जितने देश के हैं, ये तो 5 जो सीनियर जज है ना, उनको, जो जिनको चीफ जस्टिस बनना है जल्दी,
उसी सरकार के टेन्योर में। इनके सामने तो ये केस ही नहीं आने चाहिए इस तरह, क्योंकि इनको चीफ जस्टिस बनना है तो उसमें सरकार का शे है, सरकार टांग अड़ा सकती है। तो ये लोग कहीं ना कहीं समझौता कर सकते हैं, और इस तरह का आचरण दिखाई भी देता है देश को। ये कोई छुपाने की बात थोड़ा है। इसमें क्या तथ्य चाहिए सोचने के लिए, समझने के लिए? देश हर बात तथ्य के आधार पे बोलेगा। उनको जो अनुभव होता है, जो दिखाई देता है, उसके आधार पे बोलेगा देश। बहुत कुछ देख रहा है देश, बहुत कुछ समझ रहा है। तो ये अ, अपनी ड्यूटी से कोताही बरतना है, इसको मैं कहूंगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसको मैं कहूंगा। और जो हमारे ज्यादातर वकील कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और करप्शन, जुडिशियल करप्शन। तो ये गलत है, और ये सारा मजाक है देश की जनता के साथ। ये कहीं ना कहीं साइड में रास्ता देने का एक तरीका है, सरकार को रास्ता इससे मिलता है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के, इवन मोरालिटी के भी खिलाफ है। और ये देश का बेड़ा गर्क करने वाले हैं। और ये काम ऐसे लोग, इस मानसिकता के लोग, ना देश के पीएम, ना देश के सीएम, ना मंत्री, ना एमएलए एमपी, ना ब्यूरोक्रेसी में जो संविधान की जहां जहां शपथ लेते हैं, और ना जज होने के काबिल नहीं है इस मानसिकता के लोग, कोई भी जो देश के साथ ऐसा भद्दा मजाक में शामिल है। इसमें जो मुख्य प्रश्न खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है कि संसद के पास कानून या अध्यादेश के माध्यम से संविधान पीठ के फैसले को पलटने या संशोधित करने का कानूनी अधिकार है। यही एक लॉ पॉइंट है जिस पर बहस होनी है और जिस पर तमाम याचिकाएं आई हैं। मैं एक और संवैधानिक सुनो। पीठ का मतलब क्या हुआ? जी। यस, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। ये तानाशाही में पॉसिबल है, डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा दिए गए फैसले को इस तरह से अध्यादेश जारी करके चोरी चकारी से नहीं कर सकते। इसको तो अभी तक दफा कर देना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को खुद को, ताकि कोई हिम्मत ही ना कर पाए। ये देश के संविधान को तार तार करना है, और संविधान क्या बदलना होता है? संविधान की हत्या ही कर दो ना, बदलने की जरूरत कहां है? ये संविधान की हत्या हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट निष्क्रिय है संविधान को बचाने में, निष्क्रिय साबित हो रही है, सफल साबित नहीं हो रही है। बिल्कुल। इसमें एससी के न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक सूर्य की किरण दी है। उन्होंने कहा याचिकाकर्ताओं को आश्वासन दिया गया है कि नए अधिनियम की वैधता पर न्यायालय के निर्णय के परिणाम अंतरिम अवधि में नियुक्तियां किए जाने पर भी लागू होंगी। इसका मतलब है अगर नियुक्ति हो जाती है और संवैधानिक पीठ कुछ अपने नहीं। फैसले को उचित ठहराती है। जी, आप कुछ कह रहे थे। आतमजीत जी, ये सूरज के जी, सामने दिया जलाने वाली बात के बराबर, इसका कोई मतलब नहीं इस बात का। ये गुमराह जी, करने वाली बात है। महाराष्ट्र के जी। लोगों को भी तो इस तरह का आश्वासन दिया था हाँ, जब वहां सरकार सरकार जब बनी थी। क्या हुआ? जी, यही तो बेंच था। जी, क्या जी, आप जी, बातें जी। करते हैं? कोई बात में दम है क्या? बातों की कोई वैल्यू समझ रहा देश के? हमारे इस तरह की बातों में कहीं दम दिखाई दिया देश में? तो इस तरह की बातें जुडिशरी को कमजोर करती हैं, देश का विश्वास कमजोर करती हैं, और देश का विश्वास कम करने का हक किसी को नहीं है, चीफ जस्टिस को भी नहीं है, देश के पीएम को भी नहीं, किसी सीएम को भी नहीं है, किसी को नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही चीज बाकी बची हुई है, मुझे लगता है, जो ज्यादातर वकील डिस्कस में करते हैं, डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट की बात बता रहा हूं मैं। लोग कहते हैं अब एक ही चीज बाकी है, सुप्रीम कोर्ट के सामने लोग इकट्ठा होके अपनी बात को रखें। ये बाकी बचा हुआ है, विरोध करना, जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ था। और मुझे लगता नहीं इस तरह का रवैया अगर रहा सरकारों का और कोर्टों का, वो दिन दूर नहीं कि इंडिया में ये देखने को मिलेगा, ऐसा वकीलों को लगता है। बिल्कुल। मैं आखिरी सवाल की तरफ आता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एससीबीए के चुनाव सुधारों के लिए पूर्व एससी जज की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने की योजना बनाई है। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगा जिसमें 2 वरिष्ठ वकील, एक पुरुष, एक महिला, 2 अभिवक्ता ऑन रिकॉर्ड यानी कि एओआर पुरुष और एक महिला, और एक अनुभवी अभिवक्ता यानी कि सीनियर काउंसिल शामिल होंगे जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनावों के लिए सुधारों का सुझाव देंगे। हालांकि हमने एक प्रोग्राम किया था मनन मिश्रा को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के लोगों को आरएसएस का प्रचारक भी
प्रचारकों को भी सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल में अध्यक्ष बना दिया जाता है, राज्यसभा की सीट भी दे दी जाती है, पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए भी लोगों को हटा दिया जाता है। दुष्यंत दवे को आपने देखा, प्रशांत भूषण उससे पहले, और अब जो करंट एससीबीए के अध्यक्ष हैं, उनकी जो एलिजेंस है टुवर्ड्स दी रूलिंग पार्टी, और ये हम लोग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, तमाम बार एसोसिएशन, लोअर कोर्ट से लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाँ सेशन कोर्ट, और जहां जहां हाई कोर्ट्स हैं वहां भी। तो इस तरीके की जी हजूरी या राजा को सलाम, वो देश की न्यायिक व्यवस्था को खराब कर रहा है। क्या लग रहा है ये, जैसे कहते हैं कि झाड़ में एक सुई ढूंढनी, भूसे के जाड़ में एक सुई ढूंढनी, क्या ये उसके बराबर है, या उससे कुछ वाकई फर्क पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्टों और आगे हाई कोर्टों के देखो, चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा? जी। मेरे को ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इतना इंटरेस्ट ले रही है बार एसोसिएशन में सुधार के लिए, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिफॉर्म में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रही? ये जज को मोटो एक्शन इस पे कोलिजियम पे या मास्टर पोस्टर पे क्यों नहीं ले रहे, जो सबसे ज्यादा जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 बार को रिकॉग्निशन दे रखी है। क्यों भाई? आपने बार को कमजोर किया हुआ है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की अलग बार एसोसिएशन को आपने रिकॉग्निशन दे रखी है, इधर एससीबीए की, और वो एओआर एससीबीए में भी वोट डालते हैं। एक एडवोकेट 2 जगह वोट डाल रहा है, डबल एम्पावरिंग। और वो दोनों प्रेसिडेंट कमेटी के मेंबर होते हैं। तो जब एक प्रेसिडेंट सबका प्रेसिडेंट हो, तो एआर प्रेसिडेंट को एआर एसोसिएशन के पदाधिकारियों को आप कमेटी में क्यों शामिल किए बैठे हो? डिस्क्रिमिनेशन तो सुप्रीम कोर्ट खुद कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी किसी एजेंडे पे चल रही है इस मामले में, कि बार को कमजोर करना चाहती है। अभी ऐसी मानसिकता के जज बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो समानता के व्यवहार को पहचान नहीं पाए कि वकीलों के समान व्यवहार कैसे करना है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट अभी कोर्ट है उस पर ध्यान नहीं गया कि सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन करने की क्या जरूरत है। डॉक्टरों को कोई डेजिग्नेट करता है, उनका कोई गाउन चेंज करता है? आप गाउन चेंज करने के उसमें गर्मियों में आप लगातार कोट भी पहनो, गाउन भी पहनो, वो आप सुधार नहीं कर पाए कि उससे टेम्परेचर बढ़ता है, एसी पे खर्चा ज्यादा आता है, धरती का पोल्यूशन बढ़ता है, हमारे देश का टेम्परेचर बढ़ता है। धरती में योगदान दे रही है सुप्रीम कोर्ट टेम्परेचर बढ़ाने में। सबसे बड़ी बात है ये कॉलोनाइजेशन और इंपीरियलिज्म की निशानी है, जो आखिरी निशानी रह गई है, उसको हटाया क्यों नहीं जा रहा? हाँ, और दूसरा, हाँ बिल्कुल, और दूसरा, माय लॉर्ड तोते की तरह वकील बोलते हैं। खुद बार काउंसिल का रूल बना हुआ है, हमने पिटीशन डाला था उसके खिलाफ, ये आर्टिकल 18 का खिलाफत है, उसका वायलेशन है, माय लॉर्ड कहना और कहलवाना। अब रूल बनने के बाद भी कोई जज इस देश का माय लॉर्ड नहीं, उसके बावजूद भी सारे वकील माय लॉर्ड, और जो अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कहते हैं, वो माय लॉर्ड करके हमारी युवा पीढ़ी को नपुंसक बनाने में मदद कर रहे हैं। सबको लगता है जैसे भीख मांग रही है, सामने वाला कोई भगवान बैठा है। उनको ये नहीं पता वो भी हमारे जैसा एक लॉ का जानकार है, और हमने उसकी मदद करनी है ताकि हम देश के लोगों के साथ न्याय कर पाए। तो सारा, और कैसे लोग सीनियर एडवोकेट बनने के लिए कितना प्रेशर में या कितना चमचागिरी में काम करना पड़ता है वकीलों को, ताकि हम सीनियर डेजिग्नेट हो जाएं। उसी तरह से इस देश में जज बनने के लिए इतना बो डाउन होने वाले लोग क्या खाक वकालत कर पाएंगे, क्या खाक न्याय कर पाएंगे देश के साथ? और एससीबीए के अंदर हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव मेंबर 9 होते हैं, 6 सीनियर और 9 आम एडवोकेट, 15 आदमी बनते हैं। पहले तो 2 एसोसिएशन को रिकॉग्निशन देके सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार किया हुआ है, वकीलों के साथ असमानता का व्यवहार कर रही है। और दूसरा, इवन हमने तो एवार सिस्टम को भी चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट वकीलों की नई कैटेगरी क्रिएट नहीं कर सकती, उनको जो पावर है आर्टिकल 145 में, दैट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट एज पर द यूनियन लिस्ट। तो ये सारे के सारे काम जिसने एक तरह से जिसको जो सूट करता है, जब आम समाज के लोग, आम बच्चे, इस देश के हर कास्ट के, हर समाज के बच्चे जब वकील हो जाएंगे ना सुप्रीम कोर्ट में, तब अपने आप ये सीनियर डेजिग्नेशन और फिर दूसरा एआर सिस्टम भी बंद हो जाएगा। फिर यही कोर्ट में बैठे हुए लोग कह देंगे अब इसकी जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब एजेंडे पे काम हो रहा। सुप्रीम कोर्ट में जो इतने वकील काम करते हैं, उनकी अच्छी बैठने की व्यवस्था नहीं है, काम करने की जगह नहीं है, और लोगों को, चंद लोगों को चैम्बर प्रोवाइड करना। सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग बनी, वकीलों ने उसके लिए काम किया था, हमारी एसोसिएशन ने,
उसमें एक नई जगह मिली अप्पू घर की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डिंग बनाई, कहीं उसमें ऑडिटोरियम है, एक ऑडिटोरियम भी वकीलों को नहीं दिया कि वकील अपना कार्यक्रम कर पाए। और वो कहीं-कहीं अपना कब्जा किए बैठे, खाली पड़े रहते ऑडिटोरियम। सुप्रीम कोर्ट को इतनी सुधार करने की, जजों को इतनी वो नहीं आई रिफॉर्म करने की। सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर रिफॉर्म करे, एससीबीए में, बार एसोसिएशन में वकील अपने आप रिफॉर्म कर लेंगे, उसकी ठेकेदारी सुप्रीम कोर्ट को नहीं लेनी चाहिए, पहली बात तो। जी, अगर जी, अगर लेनी है तो कई तरीके हैं, वहां सिर्फ कब्जा मानसिकता के, अब भाई इतने केस जो नहीं करेगा वो चीफ वो ना बने, प्रेसिडेंट ना बने, ये ना करे वो नहीं बने। अरे लोग जिसको चाहेंगे वो बने। अगर इतना चिंता है तो पहले तो देश में कानून बना दो, अनपढ़ आदमी एमएलए सीएम पीएम नहीं बनेगा। तो ये सारा का सारा हिपोक्रेसी ज्यादा चल रही है देश में। सुप्रीम कोर्ट को वो काम करना चाहिए, पहले सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद है देश को, कि सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर सुधार करे, खुद के अंदर सुधार करे, और माई लॉर्ड कहलाना बिल्कुल टोटल बंद करे, और बल्कि पुनिश करे उन एडवोकेट्स को जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल को होते हुए कि हाउ टू एड्रेस द कोर्ट, कोर्ट को कैसे बोलना, संबोधित करना है वकीलों को, उसका वायलेशन हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट मजे में सुन रही है, मजे में अपने आप को माई लॉर्ड समझ बैठे हैं, और मजे में माई लॉर्ड सुने बगैर उनको जैसे अच्छा ही नहीं लगता। तो दिस इज जी, रॉन्ग, दिस इज वायलेशन ऑफ जी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जो रूल है उनको तो फॉलो करो, नहीं सुधार क्या करोगे आप लोग। बिल्कुल ठीक कहा और आपने, जो रूल्स और फॉलो बार करें और रूल्स। जी, और बार के जी। मेंबरों को, बार की हुँ, मेजोरिटी के बिना चंद चुने हुए आदमी, चंद एक दो जज, एक दो सीनियर वकील, या एक दो फलाना, इससे थोड़ा काम चलेगा। किसी की जी, बपौती थोड़ा है बार एसोसिएशन। तो बार हुँ। एसोसिएशन शुड कम फॉरवर्ड फॉर चेंज। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बार एसोसिएशन का काम है पहले अपने घर को ठीक करना, और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी पहले ये देखना है कि आप अपना घर अपने ठीक घर करो। को ठीक करिए। जी, यस। अपने घर को पहले ठीक कीजिए। यू शुड टीच व्हाट यू कैन प्रीच। अगर आप प्रीच नहीं कर सकते तो आपको टीच करने का भी कोई हक नहीं है। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए बलराज सिंह मलिक जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू।